हाँ भाई, कैसे हैं भाई सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। देखो भाई, ये जो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कराई है आपको, तो ये भाई लास्ट के 15 डेज हैं। तो जितना भी हो सकता है, वैसे तो आप सब लगे हुए होंगे अपनी तैयारी में, लेकिन मैं आपकी कितनी मदद करा सकता हूँ, क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, वोकेब और थोड़ा सा ग्रामर। तो वही ये 25-30 ये जो क्वेश्चंस हैं सब प्रीवियस ईयर में डेली आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, इस बैच से पढ़ने से आपकी जो कुछ दुविधाएं हैं, कुछ बच्चों के सामने थोड़ा सा डर रहता कि सर ये जो क्लोज टेस्ट है हमारी समझ में नहीं आता, या जो PQRS हैं हम इसके पेयर नहीं मिला पाते, या सर जो वोकेब है उसको किस तरीके से हम याद करें। तो ये वही मेरा 25 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का ये थोड़ा थोड़ा सेशन रहेगा। आप इसे एक डोज के रूप में ले सकते हो, जैसे दवाई खाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे आप अपने आप को ज़्यादा प्रेरित करने के लिए, थोड़ा सा अपना जो आपका एनकरेजमेंट है उसे बढ़ाने के लिए, तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो, खाते हुए, आराम से, रात में सोते समय, जब भी आप देखो रिकॉर्डेड रहेगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका ये क्लोज टेस्ट। फ्रॉम द बिगिनिंग ब्लैंक द 18th सेंचुरी। ये कहना चाह रहे हैं कि जब 18वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी, 18वीं शताब्दी, फ्रॉम द बिगिनिंग, और का की के लिए बेटा प्रीपोजिशन ऑफ आती है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, खत्म हो गए। 18वीं शताब्दी की शुरुआत जब हुई थी, का की के प्रीपोजिशन ऑफ आती है, तो आप पढ़ो पहले से। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज। स्टार्ट करते हैं। अगला स्लाइड खोल देता हूं, पूरी लगाइए जरा, ये आगे अगली स्लाइड। द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटी, थोड़ा पीछे हो जाता हूं, कवर्ड ब्लैंक फेसेस। अब यहीं रुक जाओ बस। अब ये जो चेहरे हैं उनको ब्लैंक कर लेती थी। मुझे बताओ, एक लेडी की बात है या एक से ज्यादा की? आप जानते हो लेडीज हैं, महिलाएं। और अगर मुझे इनका पॉजिटिव केस लेना है तो हर नहीं आएगा, दियर आएगा भाई साहब। और सिंगुलर अगर लेडी होती, ये प्योर ग्रामर का रूल है, तो आप इनके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हर देते। अरे यही तो होता। तो ये कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई थी, यहां आ गया बेटा ऑफ, बिना पढ़े लगा सकते थे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड देयर फेसेस, अपने चेहरे को ढक लेती थी इन लेयर्स, किस तरीके से? ऑफ पेंट एंड पाउडर। आपने देखा होगा चेहरे की परत को ढकने के लिए लेयर होती है, परत, जिसे कि खिलाड़ी यूज करते हैं। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, इंडियन खिलाड़ी भी होठों पे लगा लेते हैं सफेद चूना टाइप का, या आप देखना गालों पर लगा लेते हैं, जिससे कि जैसे हवा है या बाहर की कोई भी ऐसी गंदगी हमारे चेहरे को नुकसान ना पहुंचाए, या सूरज की किरणें दिक्कत ना करें, तो ये अपने चेहरों को ढक लेती थी। अब ये वजह क्या थी, आगे बताएंगे। आगे स्टार्ट करते हैं, ये वजह भी बताएंगे बेटा। यहाँ इन्होंने कहा है, दिस पार्टिकुलर फैशन, पढ़ते रहो, वाज लार्जली ब्रॉट ब्लैंक बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। बस यहां तक देखो, स्मॉल पॉक्स। इस फैशन के ढकने का, जो ये फैशन हुआ था चेहरे को ढकने वाला, ये फैशन कह रहे हैं जो चेहरे को ढक लेते थे, ये चेहरे को ढकने वाला जो फैशन था, वाज लार्जली ब्रॉट। अब ये जो फैला, या जो चेहरे को ढकने का कारण था, उसकी वजह क्या थी? अर्जेंट नीड पड़ी थी। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदल लेना। जो व्यक्ति अपना भेष बदल लेते थे, अब अगर किसी ने चूना लगा लिया मुंह पे या पाउडर लगा लिया, तो बताओ उस व्यक्ति की पहचान पड़ सकती है क्या? तो ये क्या कारण था, ये फैशन क्यों फैला था? क्यों व्यक्ति अपना भेष बदल लेते थे? रेबिजिस का मतलब होता है प्रकोप। अगर किसी चीज का भयानक प्रकोप है तो रेबेज है। और स्मॉल पॉक्स होती है जिसे आप बोलते हो माता, जिसे हम बोलते हैं चेचक। तो ये चेचक जो होती थी, इसके कारण चेहरे पर निशान वगैरह पड़ जाते थे। और सबसे भयानक जो वजह थी इस फैशन के फैलने की, एक शब्द होता है ब्रिंग अबाउट, किसी चीज के घटने का कारण।
अगर मुझे काउज के बारे में बताना है तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू काउज फॉर हैपनिंग समथिंग, टू काउज फॉर समथिंग। किसी चीज के अगर घटने का कारण है तो ब्रिंग आउट, और ब्रिंग से ब्रॉट अबाउट आ जाएगा बेटा, बी के अलावा, डी के अलावा आंसर नहीं, क्योंकि ब्रिंग अबाउट का मतलब है किसी चीज के घटने का कारण। ये कह रहे हैं कि ये जो फैशन था इतने बड़े, इसका फैलने का कारण क्या था, ब्रिंग अबाउट। इसके फैलने का कारण था कि अर्जेंट नीड पड़ती थी चेहरे को, वेश को बदलने के लिए। द रेवेजिस ऑफ स्मॉल पॉक्स, ये जो आपकी खसरा है, चेचक है, इसके प्रकोप से बचने के लिए हमें अर्जेंट नीड पड़ती थी चेहरे को ढकने के लिए, वेश बदलने के लिए। यही कारण था कि जो ये फैला था, जिसने ब्रिंग अबाउट लगाया था। तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर बहुत बढ़िया है। सीजीएल में आया हुआ है, लेवल के सीजीएल में आते हैं। आगे आ जाओ, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड अपनी। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, ये लगाओ जरा। अब ये कहना चाह रहे हैं स्मॉल पॉक्स से आगे तक रिक्त स्थान लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड होते हैं, गड्ढे नुमा जो दाने होते हैं। ये चेहरे पर देखना, गड्ढे नुमा जो निशान होते हैं। कभी आपने देखा होगा किसी के अगर माथा या ये चेचक निकली हो तो ये गड्ढेदार निशान है। एंड स्केर्ड का मतलब भी क्या होता है, ये काले निशान हो जाते हैं, तो काले धब्बे लग जाते हैं चेहरे पर। तो ये काले धब्बे या गड्ढेदार जो निशान है, ये स्मॉल पॉक्स बीमारी जो है, चेचक जो है, व्यक्तियों के चेहरे पर गड्ढेदार या धब्बे काले काले छोड़ देती थी। अब मुझे बताओ, स्मॉल पॉक्स किसी व्यक्ति का नाम है क्या? ये बीमारी है। बीमारी हो, वस्तु हो, या बेटा कोई जानवर हो, अगर मुझे इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ भिच आता, जिसने लगाया था ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया है, इसके अलावा आंसर भिच लेफ्ट देयर फेसेस। जो स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी है, उन व्यक्तियों के चेहरे पर गड्ढेदार निशान और काले धब्बे छोड़ देती थी। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, सेम इसी पीरियड के दौरान, अगली स्लाइड देख लो, सब में वही है, बस ऑप्शन चेंज है। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, इस पीरियड के दौरान द ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस टू, ये जो ब्यूटी पार्लर का फैशन है, ये व्यक्तियों के सामने आया था। टू कवर ब्लैंक ए फेशियल डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब होता है जब चेहरे पर निशान वगैरह पड़ जाते हैं, जब चेहरे पर निशान वगैरह पड़ जाते हैं या चेहरे पर निशान दिखने लगते हैं तो उसे डिफेक्ट बोलते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि इसी पीरियड के दौरान ब्यूटी पार्लर का फैशन लोगों के सामने आया था। टू कवर अप ए फेशियल डिफेक्ट, जो चेहरे पर निशान पड़ जाते थे उस चीज को ढकने के लिए। कवर अप का मतलब होता है ढकना। जो चेहरे पर लोगों के निशान पड़ जाते थे, चेहरे पर काले धब्बे धब्बे स्पॉट पड़ जाते थे, ये ब्यूटी पार्लर का फैशन उसी पीरियड के दौरान आया। जैसा आज कहते हैं ना, मेकअप करने जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर, या मसाज कराने जा रहे हैं हम भी किसी ब्यूटी पार्लर पर, तो ये उसी समय के दौरान आया था जो चेहरे पर हमारे डिफेक्ट हो गया था, फेशियल डिफेक्ट। चेहरे पर जो निशान पड़ गए थे उनको ढकने के लिए कवर अप आता। बढ़िया क्लोज टेस्ट था। मेरा मानना है कि आपकी समझ में आया होगा, और क्यों ऑप्शन और नहीं आए वो सब वजह मैं बताता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं आगे, जो भी दिया हो इसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। ये तो आपको सिर्फ एक डोज के रूप में लेना, बस जैसे डोज होती है ना दवाई, और ज़्यादा नहीं समय खराब करना। आगे आ जाओ, हो सकता है आपका कितना फायदा हो जाए इसमें। देखो, ये ग्रामर की प्रैक्टिस रखवा दी बेटा छोटी सी। Our family is planning a trip to Europe next summer, where we should visit several famous landmarks and enjoy local। ये क्यूजिन वही होता है जो भोजनालय होते हैं ना, ये भोजन से रिलेटेड होटल्स हैं, भोजनालय हैं, खाने पीने वाले जितने भी आपके रेस्टोरेंट हैं, इन्हें बोला जाता है। अब ये कह रहे हैं कि अगले समर, अगली गर्मियों में हमारा परिवार एक ट्रिप की योजना बना रहा है गर्मी की, जहां हमें अनेक लैंडमार्क और भोजनालय को विजिट करना चाहिए। जहां हम अनेक लैंडमार्क, अलग अलग जगह पर जाएंगे, अलग अलग भोजनालय या अलग अलग होटल को एंजॉय करना चाहिए, करेंगे।
आपको पक्का पता है जब मुझे फ्यूचर की वर्ब लगानी है तो मैं वहां पर यूज करूंगा वुड। शुड आंसर नहीं आएगा बेटा, जिसने शुड को काट कर वुड करा था। तो भैया चाहिए की बात थोड़ी ना चल रही है, ये काम करेंगे जब अगले समर जाएंगे तो ये काम करेंगे हम, खाना खाएंगे, अलग अलग जगह पर घूमेंगे, शुड की जगह वुड आएगा, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, छोटी सी बस बूस्टर एनर्जी है आपके लिए ये, कि आप सोते समय खाते समय आप इसे पढ़ सकते हो। माई सिस्टर जूलियट गोट मैरिड, शादी की बात है, लगाओ जरा कौन लगा रहा है। देखो मैरी, ये मैरी का केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैरिज हो पैसिव में, तो पैसिव में जब मैरिज होती है तो बी मैरिड, पैसिव बॉयज में शादी करोगे तो बी मैरिड विद लड़की। अगर लड़की से पहले लगाना है तो आप लगाओगे विद। और अगर मैं कहूं बी मैरिड, अगर पैसिव बॉयज में मुझे लड़के से पहले लगाना है तो लड़के से पहले आता है टू। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है, ठीक है मेरे भाई। अब अगर शादी होती है एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में जब शादी होती है तो मैरिज के साथ एनपीपी मतलब नो प्रीपोजिशन, आप किसी प्रीपोजिशन को यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एक शब्द होता गेट मैरी, और अगर कहीं पर गेट मैरिड आया है तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, गेट मैरिड के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स होती है। चाहे यहाँ पर शादी करने वाला लड़का हो, चाहे यहाँ पर शादी करने वाली लड़की हो, गेट मैरिड के साथ प्रीपोजिशन टू होती है। यहाँ गलती बहुत बड़ी हो गई कि माई सिस्टर जूलियट गोट मैरिड, एज नहीं आएगा, टू हर वाज 23, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। सारा ब्यौरा है आपके पास पूरा, मैंने एक टेबल बना रखा है, आप जितना इसका कंटेंट उठाना है उठा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जरा देखते हैं, सुन लेते हैं 8 की भी, जरा देखो, लगाओ। हर क्वेश्चन के लिए मात्र 5 सेकंड है आपके पास। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। एक जोड़ा होता है फ्रॉम का 2 से। मान लिया मैं एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूं 2 से, तो ये क्लास 2 से 3 तक चलेगी, तो यहां से यहां तक चलेगी, और ये सेंस देता है से और तक का। सुपर मार्केट 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुलता है, फ्रॉम का जोड़ा 2 से आता है बेटा स्टेशन। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 लगाओ जरा, कौन लगा रहा है इसका, 5 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए। इट इज हु, ये वो है, हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन ए डिकेड। ये वो है जो इस कंपनी में एक दशक से ज्यादा काम कर रहा है। ये जिसने इस कंपनी में, ये जो इस कंपनी में एक दशक से ज्यादा काम करता है, बताइए जरा। बढ़िया है, इट है, इट के बाद वी है, वी के बाद सब्जेक्ट आता है। अब आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन कहता है भाई साहब वर्ब लूंगा अपने से पहले सब्जेक्ट के अनुसार, और जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बताओ ही के साथ डू आता है, डज आता, जिसने करा था वर्क्स, हु वर्क्स, जो काम करता है। तो भैया इसके अलावा इतनी आसान आसान एरर है देखो सीजीएल में आई हुई है, लेकिन आसान ये तभी है जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं, जरा लगाओ। ये ग्रामर की क्वेश्चन है कुछ, जरा इसमें नीदर माई ब्रदर लगाओ जरा, 5 सेकंड है, चेक कर लेना कि नीदर का जोड़ा नोर से है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है भाई। ये तो नीदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर्स इन लॉ, जो साले साहब होते हैं, आप जानते हो नीदर नोर ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो। जो मैं वर्ब लगाता हूं, ये जो पास वाला सब्जेक्ट होता है, पास वाला, द नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो पास वाले के अनुसार वर्ब आती है। अब लगानी थी तो ब्रदर्स इन लॉ के अनुसार अटेंडेड, तो आप ये जानते हो डिड तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अनुसार आ जाता, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग अटेंड की, एज चूंकि हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड,
उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जब वर्ब ब्रदर्स इन लॉ के अनुसार आई है तो ये पॉजेसिव केस भी तो ब्रदर्स इन लॉ के अनुसार आएगा, और जब प्लूरल है तो हिज नहीं आएगा। दियर अगर किसी ने लगाया था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा इतना बेहतरीन सेशन है ना कि अगर आप इसे पढ़ोगे तो मेरा आपसे ये वादा है कि यकीन मानना कि जो लास्ट के 15 डेज है ना, आप ज्यादा भी नहीं तो ये 30 से 35 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। सिर्फ मैं एक आपको मोरल देना चाह रहा हूँ, आपका जो उत्साह है ना उसे बढ़ाना चाह रहा हूं मैं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं जरा। बढ़िया सेशन है। अच्छा, ये आपके PQR सही चमक रहा है ना? ठीक है, चलो देखो जरा, लगाओ। सेंटेंस रीअरेंजमेंट बढ़िया है, देयर आर से शुरू हुआ है। इसमें कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो मैं आपके दिमाग में सीधा ये बात डाल दूं, लेकिन इतना है कि हाँ कुछ चीजें हैं जो पढ़नी है। देयर आर से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, नन फूड कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, टू कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, गेट कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। देयर भी सब्जेक्ट होता, रिपोर्ट सब्जेक्ट बनेगा। रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग। चेक कर लो पी के बाद आर कहाँ है। RPSQ SQRP QRPS PRS, खत्म हो गया। और क्या पढ़ोगे, लगा लो आराम। देयर वी के बाद चाहिए था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का काम करेगी रिपोर्ट्स। जिसने लगाया ऑप्शन नंबर वी तो बढ़िया बेटा, इसके अलावा आंसर। तो बस ट्रिक है इन्हें कराने की। आगे आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 12। अब आप इन्हें कितना ही सोचते रहो, कितना ही इसमें ज्यादा दिमाग खराब करते रहो, तो मेरा मानना है कि फिर नंबर कटेगा। पढ़ो जरा, ये यहां फिक्स रहेगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार लगाओ जरा आराम से अपना, पीछे हो जाता हूं लोअर। द 2021 projections reflect growing recognition of climate change issue and the importance of nuclear power, जो परमाणु शक्ति होती, परमाणु पावर होती है, in reducing emissions from electricity generation। अब आप अनएक्सपेक्टेड इसे मेरे से उम्मीद कर रहे होगे, लेकिन इसका आंसर ही अनएक्सपेक्टेड आना। जब बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर की, क्लाइमेट चेंज की, तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट या प्रोजेक्शन की बात हुई होगी। द 2021 प्रोजेक्शन रिफ्लेक्ट ग्रोइंग, फिर पी के बाद जाओगे क्यों, रिकॉग्निशन, इस चीज की पहचान करनी है, ऑफ क्लाइमेट चेंज इशू, जो जलवायु से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अगली क्लोज जब जोड़ते हैं तो एंड से जोड़ोगे, एंड द इंपोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर, जो भी महत्व है परमाणु शक्ति का। इसके बाद प्रीपोजिशन इन आई है, और इनके बाद हमेशा वर्ब की जीरेंड फॉर्म आती है, ING फॉर्म आई हुई है। कुल मिलाकर PQRS। सोचा नहीं होगा, मैंने कहा था ना अनएक्सपेक्टेड आंसर आएगा भाई साहब आपका। इधर हमारा ना कैमरा और जो पूरा सेटअप है वो यही लगा रहता, कैमरा सामने है, LCD LED इधर चलती है, तो मैं उधर सिर्फ ये देखता रहता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं, कभी ऐसा हो कि मैं ऐसा खड़ा हूं और मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ो, कैसे पढ़ लोगे। तो मैं सिर्फ ये चेक करता हूँ उधर। कभी आप सोचो कि कोई नकल चल रही है या कुछ लिख रखा है सर ने, कुछ नहीं है। सिर्फ हमारी जो क्लास पढ़ते होंगे बच्चे, तो उन्हें सब पता है कि हमारी जो LED है, LCD, वो यहाँ लगी हुई है। आगे आइए जरा। तो फिलहाल ये PQRS बन गया। क्वेश्चन 13 लगाओ जरा। ये इडियम्स है, बढ़िया है। इडियम्स होते हैं मुहावरे। देखते हैं कौन लगा रहा है इसका। His PH डिग्री सीम्स टू बी पेनालोप्स बैब। इसे बैब को देखो, ये है मकड़ी का जाला। और आप कभी मकड़ी का जाल देखना, जो मकड़ी का जाला रहता, अगर आप मकड़ी को कितने भी ऊंचाई से गिरा दो ना, मान लिया आपने अगर 100 मंजिल बिल्डिंग पर से भी गिरा दी ना, या मान लिया नैनीताल के ऊपर जाके खाई में को भी गिरा दी ना, तो मकड़ी का जाला कभी खत्म नहीं हो सकता। वो होता है एंडलेस वर्क। जिसने लगाया था ऑप्शन नंबर डी तो बढ़िया है। ये होता है एंडलेस टास्क, कभी समाप्त ना होने वाला काम। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसकी PhD डिग्री है वो ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होने जा रही है। फिलहाल डी लगाओ। क्वेश्चन नंबर 14। 25-30 रोज में इतने क्वेश्चनों को ही लाऊंगा क्योंकि ज्यादा आपको भी जरूरत नहीं है। ऑन क्लाउड 9, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और अंधेरी रात होने पर व्यक्ति तब तो दुख होता, लेकिन कहते हैं कि जब 4 दिन की चांदनी है थोड़ा तो खुश हो जाओ।
बीइंग वेरी डिलाइटेड ये होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। ऑन क्लाउड 9, जब आसमान में बादलों में आपके चांद निकल रहा है तो 4 दिन की चांदनी में ना व्यक्ति बड़ा खुश होता है, जिसने लगाया बीइंग वेरी डिलाइटेड बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। ऑप्शन बी है 15। क्वेश्चन 15 देखते हैं जरा क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स देखने हैं। जस्ट वाइट द, अच्छी आ गई, अच्छे अच्छे। तो देखो ये सिर्फ 2 ही मुहावरे हैं जो वाइट के साथ फिक्स बैठते हैं। वाइट द बुलेट होता है एक तो, और एक होता है बाइट द डस्ट। ये 2 ही ईडियम्स हैं जो बाइट के साथ होती हैं। तो वाइट द गन कुछ नहीं होता और वाइट द शॉट कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर आंसर बनेगा ए या सी में से। अब मैं कहूं वाइट द बुलेट, ये होता है मजबूरी में कोई काम करना, मजबूरी में कोई कार्य करना। और आप कोई काम मजबूरी में करते हो तो इसका मतलब है वो वाइट द बुलेट कर रहे हो। ठीक है भाई। एक होता है बाइट द डस्ट, ये मैं कई बार क्लास में भी बताता हूं कि किसी ने तुम्हें इतना मारा कि धूल चटा दी। ये होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, हार स्वीकार करना। जब आप अपनी हार स्वीकार कर लेते हो तो ये वही होता है बाइट द डस्ट। ये 2 शब्द हैं। अब सेंटेंस का सेंस देखेंगे और आंसर लगाएंगे। जस्ट वाइट द रिक्त स्थान एंड टेल हिम द ट्रूथ। अभी अभी तुरंत, अभी अभी तुरंत सच बोलो और जो काम आप नहीं करना चाह रहे थे उस काम को करने के लिए बोलो। कहने का मतलब ये है कि जो काम आप नहीं करना चाह रहे थे आप मजबूरी में वो काम करो और मुझे सच बताओ। सच क्यों नहीं बता रहे? जस्ट बाइट द बुलेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि हारने का कोई लड़ाई नहीं हो रही, लड़ाई होती तब आता किसी योद्धा ने दूसरे को हरा दिया हो, तब आता बाइट द बुलेट। तो ये कहना चाह रहे हैं जस्ट बाइट द बुलेट, अब तुरंत मजबूरी में मुझे ये बात बताओ एंड टेल हिम द ट्रूथ, और सच बताओ। फिलहाल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 16 क्या कहता है जरा इसके बारे में विचार करते हैं। देखो ये सब बेटा आए हुए क्वेश्चन है और मेरा मानना है कि जब आप आए हुए क्वेश्चन को पढ़ते हो जल्दी लगाओ जरा, क्या लगा रहे हो इसका। द टीम रिक्त स्थान द चैंपियनशिप बिफोर देयर स्टार प्लेयर गोट इंजर्ड, लगाइए जरा। इसका आंसर मैं मात्र पलक झपकते साथ देख सकता हूं। बिफोर से पहले वाली बनती है हेड में और बिफोर के बाद वाली बनती है डिड में। बिफोर के बाद वाली डिड में बनी हुई है, गेट की सेकंड फॉर्म है गोट, तो बिफोर से पहले वाली हेड वॉन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। खत्म, कुछ नहीं करना, बस खत्म हो गया। आगाओ। तो द टीम हैड वॉन द चैंपियनशिप, टीम ने चैंपियनशिप पहले ही जीत ली थी। इससे पहले उसका जो स्टार खिलाड़ी है चोटिल हुआ, उससे पहले ही टीम ने प्रतियोगिता जीत ली। हेड वॉन करो। 17 पर आओ जरा, देखता हूं 17 कौन लगा रहा। बढ़िया है। सी इज ब्लैंक ए पिकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी। अगर किसी ने डिग्री पढ़ी होंगी तो जानता होगा एज पॉजिटिव डिग्री एज, अगर सेंटेंस हो अफर्मेटिव, और एक जोड़ा बनता है सो पॉजिटिव डिग्री एज जब सेंटेंस हो निगेटिव। तो कुल मिलाकर या तो एज आएगा या सो एज आएगा, ना तो लाइक वाला आना है भाई साहब और ना आपका जो आना है ये वेरी वाला आना। खत्म हो गई है। सी इज अब सेंटेंस में नोट नहीं है। सी इज एज ब्यूटीफुल एज पीकॉक, वह इतनी सुंदर लग रही थी जितना कि मोर, जो ब्लू रंग की उसने साड़ी पहन रखी थी। फिलहाल सी के अलावा आंसर नहीं है। अच्छा अगर मैं यहाँ नोट लगा देता सी इज नोट तो फिर आपको आंसर सो ब्यूटीफुल वाला उठाना पड़ता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे अपने आंसर से मतलब है। जिसने लगाया ऑप्शन नंबर सी तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 18 सब आए हुए हैं बेटा, चेक कर लेना। सारे क्वेश्चन ना किसी शिफ्ट में है, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस। आगे आइए। सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज, वह मुझे हमेशा याद दिलाती है। ऑलवेज दैट आई रिक्त स्थान टू बी ए लिटिल मोर केयरफुल, मुझे थोड़ा सा सावधान रिक्त स्थान होना है। पहली बात रिमाइंड्स है, मतलब प्रेजेंट की वर्ब है, तो आप जानते हो केस ऑफ पैरालिज्म। कुल मिलाकर जब ये प्रेजेंट में है तो ये इधर वाली जो क्लोज है वो भी प्रेजेंट की वर्ब के साथ डिनोट होनी है। कुल मिलाकर हेड का भाई साहब काम खत्म हो गया, क्योंकि हेड तो पास्ट की होती है और दुनिया में आज तक आई के साथ कभी हैज नहीं आया, ये भी खत्म हो गया। अब लड़ाई होनी है मस्ट में और हैव में।
वह मुझे याद दिलाती है कि मुझे थोड़ा सा और सावधान होना पड़ेगा, मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ेगा। और कभी भी जब ओब्लिगेशन दिखाई जाती है मजबूरी, तो ओब्लिगेशन के लिए सेमी मॉडल यूज करते हो। ओब्लिगेशन ओब्लिगेशन के लिए अर्ध मॉडल यूज की जाती है, सेमी मॉडल। और सेमी जो मॉडल है, जो आपकी सेमी मॉडल्स होती हैं, ये आपकी कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हैज टू, एक होती है हैव टू, एक होती है हेड टू। मुझे ये वाला काम करना पड़ेगा। आप जानते हो आई के साथ हैज नहीं आता, आप जानते हो पास्ट आ नहीं सकता। आई हैव टू जिसने लगाया था ऑप्शन नंबर बी बढ़िया, इसके अलावा आंसर नहीं। तो मैं आपसे कहूं, यहां पर मैं ओब्लिगेशन मजबूरी की स्थिति में सेमी मॉडल्स को यूज करता हूं। ये हैज टू, हैव टू होती हैं, जिसने लगाया ऑप्शन नंबर बी। सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई हैव टू बी ए लिटिल मोर केयरफुल, मुझे थोड़ा सा ज्यादा सावधान होना पड़ेगा। बी लगाओ, ये मॉडल्स का चैप्टर है। आगे आइए 19, कौन लगा रहा 19 जरा बताइए। द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट, पुलिस हाई अलर्ट पर थी ऑन अकाउंट ऑफ, किस वजह से? रिक्त स्थान कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट होता है अपराधी, या कोई कह सकते हो दोषी, जिसने कोई ना कोई अपराध किया हो। हु हैड किल्ड मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोगों को मार चुका था। अब पुलिस जो है हाई अलर्ट पर हो गई, किस जिम्मेदारी की वजह से? क्योंकि जो कॉन्विक्ट था, जो अपराधी था, वो पुलिस की हिरासत से छूट के भाग गया, और जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। रन आफ्टर का मतलब तो पीछा करना होता है, किसी का पीछे दौड़ना, किसी का पीछा करना। तो अब पुलिस ऐसे चोर का पीछा तो करेगी नहीं भाई, क्योंकि पीछा करना, पीछे दौड़ना, ये तो अलग चीज हो गई। जैसे कि मैं कहूँ, ए डॉग वाज रनिंग आफ्टर माई कार, कुत्ता मेरी कार के पीछे दौड़ रहा है या दौड़ रहा था। तो जब हम किसी के पीछे दौड़ते हैं तो ये रन आफ्टर आता, तो यहाँ सेंस फिट नहीं बैठेगा। वॉक अवे, टहलना चलना, जब साथ साथ टहलते चलते हैं तो ये वॉक अवे आ गया। इलोप का मतलब कई बार बताया था, प्रेमी व प्रेमिका का भाग जाना। प्रेमी व प्रेमिका, अगर प्रेमी हो व प्रेमिका का भाग जाना, या तो प्रेमी भाग जाए या प्रेमिका भाग जाए, इन दोनों के भागने के लिए एक शब्द आता है इलोप। तो फिलहाल यहाँ प्रेमी की तो बात नहीं चल रही, लेकिन रन अवे का मतलब है हिरासत में से छुटकर भाग जाना। हिरासत में से छुटकर भागना। और वो कैदी जो था पुलिस की हिरासत से छुटकर भाग गया था, इसलिए पुलिस बहुत ज्यादा हाई अलर्ट थी उसे पकड़ने के लिए। जिसने डी लगाया था तो बढ़िया है। द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द रन अवे कॉन्विक्ट, जो अपराधी पुलिस की हिरासत से छुटकर भाग गया था, जिसने लोगों को मार दिया था। डी ऑप्शन होगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 20। सेशन बस समाप्ति की तरफ है, बढ़ाते हैं जरा। लगाओ जरा इसका आंसर कौन लगा रहा है। ये बनवर्ड है, अच्छा बढ़िया बनवर्ड है, फियर ऑफ हाइट्स लगा रहा है कोई। कमल इज नॉट विलिंग टू परचेस ए हाउस, कमल या कमला है वैसे, क्योंकि यहाँ ना उसके लिए सी आया, कमला कर लेना। कमला जो है घर खरीदने के लिए इच्छुक नहीं है 12वीं मंजिल पर जो समुद्र के किनारे है। पढ़ लो जल्दी से। चूंकि सी इज फियरफुल ऑफ हाइट्स, क्योंकि वो ऊंचाइयों से डरती है, ऊंचे ऊंचे स्थानों से डरती है। और एक शब्द होता है फोबिया, या इन्होंने कह रखा सी इज सफरिंग फ्रॉम, तो वो किस बीमारी से पीड़ित है, या उसके अंदर कौन सा डर बैठा हुआ है, या कह सकते हो फियर ऑफ हाइट्स, एक ऐसा डर जो ऊंचाई से लगता है। आपको मैंने पहले भी वोकेब की क्लास कई बार पढ़ाई है फोबिया। तो ये फोबिया ना डर होता है, और ये बिना फालतू का डर है जो व्यक्ति के अंदर बैठ जाता है। अगर मैं कहूँ हेलियोफोबिया, तो हेलियो का मतलब होता है सूर्य। अगर किसी को सूर्य की किरणों से डर लगता हो, सूर्य की रोशनी या सूर्य की किरण से डर, फियर ऑफ सनलाइट, तो ये हो जाएगा हेलियोफोबिया। मैं आपसे कहूँ सोशियोफोबिया, तो सोशल होता समाज, जिसे समाज में रहने से डर लगता हो, समाज में रहने से डर लगता हो, या समाज के लोगों से बातचीत करने से डर लगता हो, सोशियोफोबिया। अगर मैं कहूँ क्लस्ट्रोफोबिया, ये होता है बंद कमरे में घुट के मरने का डर। ये होता है बंद कमरे में घुट के मरने का डर, या बंद कमरे में कैद होकर मरने का जो डर है, ये क्लस्ट्रोफोबिया। लेकिन एक शब्द आता है एक्रो, एक्रो का मतलब होता है हाइट, और जिस व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है ना, उसके अंदर बेटा एक्रोफोबिया है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब किसी को अगर गहराई से डर लगेगा, बाथोफोबिया।
किसी को डर लगेगा पानी से, हाइड्रोफोबिया, किसी को कुत्ते से डर लगेगा, साइनोफोबिया। तो बहुत सारी बीमारी हैं। फिलहाल आंसर डी लगाओगे, एक्रोफोबिया। आपको इतना सारा कंटेंट मिलेगा ना, ये आपको लग रहे होंगे मात्र 4, लेकिन आप भाई 30 की या 25 की गुणा करोगे, 30 क्वेश्चन भी लाऊंगा। कुल मिलाकर 100 120 क्वेश्चन मैं आपको डेली दे रहा हूँ ये स्लाइड में। ये मत मानना कि ये 20 क्वेश्चन है, 25 हैं, तकरीबन 100 प्लस मटेरियल जा रहा है। और 15 दिन में तकरीबन मैं जानता हूँ कि 1500 1600 बचा दूंगा। देखना, हो सकता है कि आपको उसमें काफी ज्यादा फायदा हो जाए। कैन नॉट बी करेक्टेड, एक चीज जिसे सुधारा नहीं जा सकता। अब देख लो, व्हेन हर टीचर कॉल्स हर ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, उसकी टीचर उसे वो चीज बुलाती है कि इस व्यक्ति को कभी सुधारा नहीं जा सकता, और जिसे सुधार नहीं सकते इनकरेजिबल होता है, क्योंकि जिसे करेक्ट नहीं कर सकते। सीपीयू में आया हुआ भाई साहब 2024 के एग्जाम में। सारे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट अपडेट हैं, बस 1-2 साल के अंतराल में जो घूमे हुए हैं। तो दैट कांट बी करेक्टेड, जिस चीज को सुधारा नहीं जा सकता इनकरेजिबल होती है। जिस चीज की रिपेयर नहीं की जा सकती इररिपेयरेबल होती है। अच्छा, एलिजिबल, आप जानते हो जिस चीज को आप पढ़ नहीं सकते, अपठनीय, दैट कांट बी रीड। मैं कहूं इनक्रेडिबल, ये होता है अविश्वसनीय। आप जिस चीज पर विश्वास नहीं कर सकते, दैट कैन बी बिलीव्ड, दैट कांट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल। और इनएलिजिबल का मतलब क्या है? ये होता है अनेबल टू सक्सीड, कोई चीज जो सफल नहीं हो सकती, जो सफल होने के लायक नहीं है, ये होता है इनएलिजिबल। फिलहाल आंसर बनेगा इनकरेजिबल। ऑप्शन नंबर बी लगाओ। 22 की तरफ चलते हैं। क्या है इसमें? अच्छा, सिनोनियम है, जरा ये भी रख दिए। ये सब आए हुए हैं, 2025 में पूछा था। देखो, ये तो सीजीएल का टीयर 2 हुआ था। ये भी जनवरी में हुआ था, 20 तारीख को। करिश्मा, करिश्मा होता है आकर्षण, आकर्षण होता है चार्म, आकर्षण होता है अट्रैक्शन। देख लो, चार्म कहीं है, ऑप्शन नंबर ए सिनोनिम पूछा भाई साहब। इन्फ्लुएंस प्रभाव है, रेपुटेशन आपकी ख्याति होती, जो आपका मान सम्मान है, और एटमॉस्फेयर पर्यावरण होता है। आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा समय खराब नहीं करना है, तो क्यों बिना फालतू करोगे। आगे आओ, देखो ये भी सीजीएल में आया हुआ है। एक शब्द है फेटल, फेटल का मतलब है प्राण घातक, और अगर प्राण घातक है तो सिनोनियम ही लगाना है, क्योंकि पहली सिनोनियम लिख रखा है मैंने। प्राण घातक होती है जानलेवा, जैसे कैंसर है, टीबी है, ये सारी बीमारी, जैसे कोरोना थी, फेटल डिसीज थी। तो डेडली का बनेगा फेटल, फेटल का बनेगा डेडली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जोवियल होता है हास्यपूर्ण, हंसी मजाक वाला। एडिशनल होता है जोड़ देना, और इजी होता है आसान। फिलहाल आंसर बनेगा डेडली, 23 का ए। खत्म करते हैं सेशन को, ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं बिल्कुल। ये 2 और हैं आपके लिए। स्पेलिंग चेक करनी है, कुछ मत देखो। डिलेमा चेक करो, प्रीवेल्ड चेक करो, कमेटी चेक करो, और आपको एमिकेबल चेक करना है। देखो, जोन सी स्पेलिंग गलत है निशान लगाओ। एमिकेबल बिल्कुल सही है, मिलनसार है। कमेटी में डबल एम बनता है, डबल टी बनती है, डबल ई बनती है, ये भी सही है। और डिलेमा में डबल एम बनता है, डिलेमा होती दुविधा। अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है तो वो इन ए डिलेमा हो सकता है। लेकिन प्रीवेल्ड में PREVAILED होता है, ई नहीं होता प्रीवेल्ड। और ये वही होता है प्रदान करना, सहायता देना। तो प्रीवेल्ड में ई नहीं, PREVAILED होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट 25, ये भी स्पेलिंग्स का है, खत्म कर दूंगा यही। ज्यादा समय खराब नहीं करना, जरा ढूंढो कौन सी गलत है इसमें। इस सीजीएल के टीयर फर्स्ट में आया था 2024 के, लेकिन इसमें हमारे टाइपिस्ट साहब से थोड़ी सी गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने जो गलत वाली स्पेलिंग थी वो भी सही कर दी। देखो, रेनफोर्समेंट, REINFORCEMENT, ये होता है मजबूती देना, किसी चीज को मजबूत करना, मजबूती देना रेनफोर्समेंट है। अगर मैं कहूं अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, उपलब्धि, अपॉर्चुनिटी होता मौका, अवसर, बढ़िया है। एट्रीब्यूट्स, धर्म होता, रिलीजन होता, ATTRIBUTS, एट्रीब्यूट्स। और एक शब्द आपके पास और है, इसमें दे रखा है मोटिवेशनल। अब आप चेक कर सकते हो कि मोटिवेशनल का मतलब वही है जब हम किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो मोटिवेशनल होता है वो। तो कुल मिलाकर ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी स्पेलिंग जो थी उपरोक्त में से सारी करेक्ट थी, और सभी की सभी करेक्ट हैं। तो कुल मिलाकर इसमें कोई एरर नहीं है। हालांकि गलत वाली होगी पेपर में, लेकिन कोई नहीं, गलती इंसान से हो सकती है, तो गलती करना होता मानवीय। फिलहाल अगर मैं आपसे कहूं तो ये चारों की चारों स्पेलिंग हुई ठीक। कुल मिलाकर सेशन आपका सारा बढ़िया जा रहा है। ये आपका आधे घंटे का, 30 मिनट का और 25 मिनट का जो सेशन है,
ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है हर एग्जाम के लिए। तो मैं रोज लेकर आऊंगा आपको सेशन, रोज आपको ये पीपीटी पीडीएफ सब कुछ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। कल भी मैंने आईडी लिखवाई थी टेलीग्राम की, और कोई चाहे तो लिख सकता है। क्लास के मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, इंग्लिश क्लासेस बाई शांतनु यादव। इंग्लिश क्लासेस सारी पीपीटी मिल जाएंगी इसकी आपको। इंग्लिश क्लासेस बाई शांतनु यादव, ये टेलीग्राम आईडी है, इंग्लिश क्लासेस बाई शांतनु यादव। आप आराम से इससे जुड़ सकते हो, और आपको जो भी कमाल का मटेरियल चाहिए, और भी मैं इसमें डेली क्लास की भी डालता हूँ सीटें, तो आप आराम से इसे नोट कर सकते हो। ये आपके लिए। फिलहाल बाकी बातें मैं करूँगा अगली क्लास में। आज के लिए इतने काफ़ी है। नमस्कार।